डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इश्यू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इश्यू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे इसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग अपना बेहतर से बेहतर सुझाव दीजिए। आप लोग जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का युग पढ़ रहे थे। आइए उसे हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण का युग, दो चरवाहे रैखिक समीकरण का युग हम लोग पढ़ रहे हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण का युग, दो चरवाहे रैखिक या इसी रेखी भी हम लोग कहते हैं, रेखी समीकरण का युग्म, समीकरण का युग्म। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज जो 3.2 पढ़ रहे थे। 3.2 में हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आइए अभी उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अपनी बुक ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज 3.2 खोलिए, यानी प्रश्नावली 3.2 खोलिए। एक्सरसाइज जो है 3.2 ओपन करिए। और जो भी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अगर एनसीईआरटी बुक नहीं है, जो भी बुक आपके पास है उसको ओपन कर लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 3.2 है ये। जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं। अगर एनसीईआरटी बुक आप नहीं है, यूपी बोर्ड बुक है, जो भी बुक आपके पास है उस बुक को आप ओपन करके पढ़िए। जैसे देखिए इसमें हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। फिर अभी जो है इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं। जिसे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। यानी जो समीकरण दिए गए हैं उन्हीं समीकरणों को हमको चेक करना है कि उन दोनों समीकरणों के माध्यम जो हमको दोनों रेखाएं प्राप्त होती हैं वो दोनों रेखाएं जो है कौन सी कंडीशन में है। क्योंकि दोनों रेखाओं के लिए जो है जो दोनों समीकरण के माध्यम से दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं, उसके लिए 3 कंडीशन बनती है ना। तो पहली कंडीशन जैसे बनती है कि दोनों रेखाएं दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। फिर दूसरी कंडीशन है दोनों रेखाएं दूसरे कोइंसिडेंट होंगी। तीसरी कंडीशन है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे जो है पैरेलल होती हैं। तो यही हमको चेक कर बताना है यहाँ पर कौन सी कंडीशन बनेगी। दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे कोइंसिडेंट होंगी, ये दोनों रेखाएं दूसरे की जो है इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों रेखाएं दूसरे पैरेलल होंगी। यानी इन दोनों समीकरणों के माध्यम से हमको यहाँ पर जो है चेक कर बताना है कि जो दोनों समीकरणों को हम लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं उन दोनों समीकरणों के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं उन दोनों रेखाओं के लिए कौन सी कंडीशन बन रही है। क्योंकि दोनों रेखाओं को जो हम किसी भी दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग में जब हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं, जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम दो समीकरण के माध्यम से साथ साथ पढ़ते हैं, जब दो समीकरण है दो रेखाएं भी हमको प्राप्त होती हैं। अब जब उन्हीं दोनों रेखाओं को हम लोग किसी भी समतल में एक साथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैं बताते हुए आ रहा हूँ 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये बनती है दोनों रेखाएं दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। फिर दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे कोइंसिडेंट होती हैं। तीसरी कंडीशन है कि दोनों रेखाएं दूसरे पैरेलल होती हैं। तो दोनों समीकरणों के माध्यम से, किन्हीं भी दोनों समीकरणों के माध्यम से दोनों रेखाएं तभी इंटरसेक्ट करती हैं जिनका जो है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू होता है B1/B2। यानी किन्हीं भी दो समीकरणों के लिए
किन्हीं भी दो समीकरणों के लिए जिनका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, उन्हीं दोनों समीकरणों से जो प्राप्त रेखाएं होती हैं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं। और जिन दोनों समीकरणों का जो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है इक्वल टू c1/c2 होता है, उन दोनों समीकरणों से प्राप्त दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे कोइंसिडेंट होती हैं, एक दूसरे के संपाती होती हैं। तीसरी कंडीशन यह है, जिन दोनों समीकरणों के a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, उन दोनों समीकरणों के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं एक दूसरे क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यही तीनों जो कंडीशन बनती है, तीनों कंडीशन हमको चेक कर बताना है कि कौन सी कंडीशन बन रही, दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं कि दोनों रेखाएं कोइंसिडेंट हैं, दोनों रेखाएं पैरेलल हैं। कौन कौन जो कंडीशन बनेगी वही कंडीशन हमको चेक कर बताना है। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे रोमन करके पहला दूसरा तीसरा इस क्वेश्चन दिया है ना, पहला दूसरा तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग दूसरा क्वेश्चन उसका सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है 9x, दूसरा क्वेश्चन में पहला इक्वेशन क्या दे रहा है 9x प्लस 3y और प्लस 12 इक्वल टू क्या है 0, इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह जो है दूसरा इक्वेशन क्या है 18x और प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहीं पर हमको जो है दोनों समीकरणों के माध्यम से a1/a2 b1/b2 c1/c2 के जो है रेशियो निकाल करके हमको चेक करना है कि इन दोनों समीकरणों के माध्यम से जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होंगी किस कंडीशन में है, एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों रेखाएं कि एक दूसरे जो है कोइंसिडेंट हैं या एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आइए हम लोग जो है यहाँ से a1/a2 b1/b2 c1/c2 की इस तरह से वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब मैं वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका यही बताया था कि आप जो है चूँकि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है दो चरवाई रैखिक समीकरण का क्या होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है इस तरह से। लेकिन दो चरवाई रैखिक समीकरण जब दो समीकरण के माध्यम एक साथ पढ़ेंगे तो उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, a1 जब सिंगल इक्वेशन जब पढ़ेंगे, जब एक ही इक्वेशन अकेले जब पढ़ेंगे तो उसके लिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। जब दोनों समीकरणों को हम जब दो चरवाई रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से एक साथ जब पढ़ेंगे तो उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन तब क्या हो जाता है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। इसी तरह जैसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है इस तरह से। अब इसी दोनों समीकरण के माध्यम से जो है इन्हीं दोनों समीकरण के माध्यम से, चूँकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इन्हीं दोनों इक्वेशन के माध्यम से हम लोग जो है दोनों इक्वेशन कंपेरिजन करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो आइए हम लोग जो है यहाँ से a1 a2 b1 b2 वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 से जैसे देखिए इक्वेशन नंबर 1 से a1 a2 निकालेंगे तो a1 मतलब क्या है, a1 मतलब क्या, यस का कोफिशिएंट, जैसे यहाँ a1 क्या है यस कोफिशिएंट है तो यहाँ पे यस कोफिशिएंट क्या है इक्वेशन नंबर 1 में 9 है, यानी a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। इसी तरह b1 क्या है y का कोफिशिएंट, b1 क्या है y का कोफिशिएंट, तो y कोफिशिएंट यहाँ क्या है b1 इक्वल टू y कोफिशिएंट क्या है 3 है। c1 क्या है यहाँ कांस्टेंट जो है, यहाँ जो कांस्टेंट है वही कांस्टेंट जो यहाँ होगा c1 होगा, c1 इक्वल टू क्या है 12 है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 के माध्यम से a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू मतलब यस का कोफिशिएंट, जैसे देखिए a2 इक्वल टू क्या है यस का कोफिशिएंट समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ यस कोफिशिएंट क्या है 18 है। और b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा y का कोफिशिएंट, यहाँ y कोफिशिएंट क्या है, जैसे यहाँ y कोफिशिएंट b2 है तो यहाँ पर y कोफिशिएंट क्या है 6 है, यानी b2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और यहाँ c2 जैसे क्या कांस्टेंट, यहाँ c2 क्या है 12 है, सॉरी 12 नहीं 24 है। इस तरह से a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैल्यू निकल गई है। और दूसरा मैं तरीका क्या है बता निकालने का कि समीकरण नंबर 1 का जो पहले पद का जो है समीकरण नंबर इसका समीकरण नंबर 1 इसका समीकरण नंबर 1 का जो है पदों की तुलना कर लीजिए, यानी टर्म का जो है आप जो है कंपेरिजन कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का पहला पद क्या है, पहला पद यहाँ क्या है a1x है, इसका पहला पद क्या है 9x है। जैसे देखिए a1x
इसका इक्वेशन नंबर 1 का पहला पद क्या है, a1x है। इस इक्वेशन नंबर 1 का इस इक्वेशन नंबर 1 का जो है पहला पद क्या है, 9x है, 9x है। दोनों तरफ x से x कैंसिल हो जाएगा तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 9। इस तरह से मैं पिछली क्लास बताते हुए आ रहा हूँ, आप लोग कोई डाउट ना है इसके लिए मैं बार बार इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग कोई भी डाउट ना बचे। इसी तरह जैसे इक्वेशन नंबर 1 का जो है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है यहाँ पर b1, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है यहाँ पर b1y, b1y है। तो यहाँ पर दूसरा पद क्या है 3y है, 3y y से y कैंसिल हो जाएगा तो b1 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 3, b1 इक्वल टू 3। इसका तीसरा पद क्या है, यानी समीकरण नंबर 1 के यहाँ तीसरा पद क्या है और यहाँ समीकरण नंबर 1 का तीसरा पद क्या है, यहाँ समीकरण नंबर 1 तीसरा पद क्या है c1 है, यहाँ समीकरण नंबर 1 का तीसरा पद क्या है 12 है, यानी +12 है। तो यानी c1 इक्वल टू +12 है। इस तरह से कोई डाउट नहीं, डाउट। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 का यहाँ पर और इसका इक्वेशन नंबर 2 का पदों की तुलना करिए। इसका पहला पद क्या है, यानी इक्वेशन नंबर 2 की इसका पहला पद क्या है और इसका इक्वेशन नंबर 2 पहला पद क्या है। इसका इक्वेशन नंबर 2 पहला पद क्या है a2x और इसका जो है पहला पद क्या है 18x, x दोनों तरफ है, x कैंसिल हो जाएगा, a2 इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा 18। इस तरह से इसका समीकरण नंबर 2 दूसरा पद क्या है b2y है, b2y। इसका समीकरण नंबर 2 का दूसरा पद क्या है इक्वल टू क्या है 6y। तो अब यहाँ जैसे देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा तो b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b2 इक्वल टू 6। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट है ना, नहीं डाउट है। और जैसे देखिए इसका तीसरा पद क्या है समीकरण नंबर 2 के यहाँ पर c2 है, यहाँ पर दूसरा पद क्या है, और सॉरी दूसरा नहीं तीसरा पद समीकरण नंबर यहाँ 2 पर, समीकरण नंबर 2 का यहाँ तीसरा पद क्या है c2 है, यहाँ समीकरण नंबर 2 का जो है तीसरा पद क्या है 24 है, यानी c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 24 +24 है, प्लस लिखिए चाहे लिखिए माना जाता है। इस तरह से a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैल्यू निकल गई है। अब जैसे देखिए हम लोग अब रेशियो इनका निकालते हैं। अब a1 अपान जब a2 करेंगे a1 अपान a2 करिए, a1 अपान a2 जब निकालेंगे तो क्या होगा, a1 क्या है 9 है, a1 क्या है 9 है और a2 क्या है 18 है, a2 क्या है 18 है ना, a2 क्या है 18 है, a2 क्या है 18 है अपान 18। अब इसको जो है सिंप्लीफाई जब कर देंगे a1 अपान a2 तब क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 यानी 1/2 आएगा। a1 अपान a2 वैल्यू क्या आई 1/2। इसी तरह से जैसे हम लोग b1 अपान b2 निकाल लेंगे, b1 अपान b2, b1 क्या है, b1 वैल्यू क्या है 3 है और b2 वैल्यू क्या है 6 है। तो अब जैसे देखिए इसको सिंप्लीफाई जब कर लेंगे तो b1 अपान b2 क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2 आया। b1 अपान b2 क्या है 1/2 आया। इसी तरह से c1 अपान c2 निकालिए आप, c1 अपान c2 जब निकालेंगे c1 वैल्यू क्या है 12 है और c2 वैल्यू क्या है 24 है, यानी इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई जब कर देंगे तो क्या आ जाएगा c1 अपान c2 क्या आ जाएगा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 यानी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब देखिए जैसे a1 अपान a2 की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, फिर b1 अपान b2 की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, c1 अपान c2 की वैल्यू आ रही है क्या 1/2, यानी जो a1 अपान a2 की वैल्यू आई है वही b1 अपान b2 की वैल्यू आई है, वही c1 अपान c2 की वैल्यू आई। इसका मतलब यहाँ क्या है, यहाँ क्या है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू क्या है c1 अपान c2, यानी a1 अपान a2 वैल्यू क्या है 1/2, b1 अपान b2 वैल्यू क्या है 1/2, c1 अपान c2 वैल्यू क्या है 1/2, यानी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो मैं पिछली क्लास में बताया हूँ जब जो है दोनों समीकरणों के लिए
जब किन्हीं भी दोनों समीकरणों के लिए, किन्हीं भी दो चरवाहे रैखिक समीकरण के दोनों समीकरणों के लिए, या ऐसे समझिए किसी भी दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग्म के लिए जब उनका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, तो उस कंडीशन पे उन दोनों समीकरणों के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं एक दूसरे क्या करती, कोइंसिडेंट होती हैं, यानी संपाती होती हैं। जब एक दूसरे संपाती होंगी रेखाएं, तब वो एक दूसरे जो है कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी, कई जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो हमको जो है कई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, यानी कई उभयनिष्ठ निर्देशांक प्राप्त होगा। जब कई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा तो वो जो जितने कॉमन कोऑर्डिनेट होंगे सभी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को जो है सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन जो है इस कंडीशन में कई सोल्यूशन प्राप्त होते हैं। यानी सीधा सीधा इसका सेंसेस समझिए, मैं पिछली क्लास बताते हुए आ रहा हूँ, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे जो है कोइंसिडेंट होती, संपाती होती हैं, उस कंडीशन में दोनों समीकरणों जो है कई सोल्यूशन प्राप्त होता है, कई हल प्राप्त होते हैं, अनेक हल प्राप्त होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर इन दोनों समीकरणों का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 क्या है, सब बराबर है, सब इक्वल है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 सब सेम है। इस कंडीशन में दोनों रेखाएं जो इन दोनों समीकरण से प्राप्त होंगी, इन दोनों समीकरणों के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होंगी एक दूसरे कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे संपाती होंगी। जब एक दूसरे संपाती होंगी तो वो रेखाएं जो है एक दूसरे कई जगह इंटरसेक्ट करेंगे, कई जगह जब इंटरसेक्ट करेंगे हमको कई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। जब कई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा तो उन कोऑर्डिनेट को हम लोग बारी बारी से इस इक्वेशन रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 भी रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 भी रखेंगे, तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई होगा। यानी उस कंडीशन में जो है इन दोनों समीकरणों की जो है कई हल होंगे, अनेक हल होंगे, यहाँ तक कि अनंत हल होंगे, अर्थात इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो यानी हमको क्या बताना था, इन दोनों समीकरण के माध्यम से जो रेखाएं प्राप्त होंगी क्या प्राप्त होंगी, संपाती होंगी। यानी हमारा आंसर क्या है, हम निकल के आए, आंसर क्या निकल के आया, आंसर आप लिख लीजिए, आंसर मतलब दोनों रेखाएं संपाती होंगी, दोनों रेखाएं संपाती होंगी, संपाती यानी कोइंसिडेंट होंगे, संपाती होंगी, यही आंसर है, यही आंसर। नोट करिए, इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए। नोट हो गया? अगर नहीं नोट किए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए ना? तो आइए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको अगर नहीं, जो बच्चे नहीं नोट किए हैं स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए आप। मैं बगल में, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? तो आइए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यानी इक्वेशन नंबर 2 का जो है अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
इक्वेशन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कौन है, कौन सा समीकरण दिया है? 6x है, 6x माइनस 4y 6x माइनस 4y 6x माइनस 4y ने माइनस 3y है यार, माइनस 3y है, 6x माइनस 3y और क्या है फिर प्लस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू क्या है 0, इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से जैसे देखिए, यहाँ से जैसे a1 वैल्यू क्या है, यक्स का गुणांक, इक्वेशन नंबर 1 से a1 वैल्यू क्या है, यक्स का गुणांक यानी 6 है। इक्वेशन नंबर 1 से b1 क्या है, b1 मतलब y गुणांक माइनस 3 है। c1 क्या है, कांस्टेंट जो है 10 है। इस तरह से, इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 से a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स का गुणांक यानी 2 है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 से जो है b2 वैल्यू क्या हो जाएगा, y गुणांक यानी माइनस 1 है। कुछ नहीं लिखा है तो माइनस 1 माना जाएगा ना, यानी कुछ यहाँ गुणांक नहीं तो 1 माना जाएगा, साइन माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह से c2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 से 9 है। इस तरह से a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैल्यू निकल गई। अब हम लोग देखते हैं इनका रेशियो निकालेंगे, देखते हैं कौन कंडीशन बनेगी। अब जैसे देखिए a1 अपान a2 करिए, a1 अपान a2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 क्या है 6/2 है, तो यानी इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 अपान a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 3 जा 6 यानी 3 आ गया। a1 अपान a2 वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह से b1 अपान b2 करिए, b1 अपान b2 जब करेंगे b1 वैल्यू क्या है -3, b2 वैल्यू क्या है -1। जब माइनस का जब कैंसिल करेंगे, ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 1 से जब 3 जब डिवाइड करेंगे क्या है 3 ही आएगा। यानी b1 अपान b2 वैल्यू जो आई, b1 अपान b2 जो वैल्यू आई क्या आई, b1 अपान b2 जो वैल्यू आई क्या आई 3 आई। इसी तरह से हम लोग c1 अपान c2 वैल्यू निकाल लेंगे। c1 अपान c2, c1 क्या है 10 है, c2 वैल्यू क्या है 9 है। अब इसको ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, यानी c1 अपान c2 वैल्यू क्या है 10 अपान 9। अब यहाँ जैसे देखिए, यहाँ से देखिए a1 अपान a2, अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लिए होंगे ना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर a1 अपान a2 इक्वल टू या b1 अपान b2 रखिए यहाँ पर इक्वल टू c1 अपान c2 रखिए। देखिए कौन इक्वल क्या ऐसे नहीं होता है। a1 अपान a2 वैल्यू क्या है 3 है, b1 अपान b2 वैल्यू क्या है 3 है, c1 अपान c2 वैल्यू क्या है 10/9 है। अब जैसे देखिए a1 अपान a2 वैल्यू और b1 अपान b2 वैल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 है यहाँ पर, लेकिन c1 अपान c2 वैल्यू जो है सेम नहीं है। इसका मतलब क्या a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू है c1 अपान c2 के। इसका मतलब यहाँ से क्या सेंस निकल के आया, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू है c1 अपान c2 के। यानी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 वैल्यू समान है, यानी a1 अपान a2 वैल्यू और b1 अपान b2 वैल्यू समान है, लेकिन c1 अपान c2 वैल्यू जो है अलग है। इसका मतलब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इस कंडीशन में क्या बताया हूँ, जब एक कंडीशन रहती है, जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 होता है इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होता है, उस कंडीशन क्या होता है, जो दिए गए समीकरण है उसके लिए जो दोनों रेखाएं प्राप्त होती हैं, दोनों रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। जब दोनों रेखाएं दूसरे समांतर होंगी तो दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे कहीं जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं कहीं करेंगी तो हमको कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा। जब कोई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त ही नहीं होगा तो इसका मतलब इन दोनों समीकरणों का कोई सलूशन हमको नहीं प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या बताना था यहाँ पर कि इन दोनों समीकरण के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होंगी, कौन सी रेखाएं प्राप्त होंगी, कि प्रतिच्छेदित करेंगे रेखाएं, कि संपाती होंगी, कि या समांतर होंगी। तो यहाँ दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। यानी आंसर जो है हम लोग है क्या है, आंसर यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर यहाँ पर लिखेंगे दोनों रेखाएं समांतर होंगी।
दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, समांतर होंगी यानी पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। ये नोट करिए, तुरंत नोट करिए, इसको नोट करिए, नोट करिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट करिए। कहीं कोई कंटेंट अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्लास पहले 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करिए। जब आप 1 बार 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप जो है ज़रूर जो समझ में आएगा। अगर उसके बाद भी कोई कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, अगर कोई डाउट है तो अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास रिवाइज करते फिर पूरा आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे जो है इसको आप नोट करिए। नहीं नोट कर पा रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, तो ठीक है। जो है अब हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।